हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक। ठीक है, धरोहर है, नींव रखी जा रही है 10th क्लास की। ठीक है, 9th क्लास के आगे के चैप्टर्स की बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर ही क्लियर होंगे, तो कोई भी लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली हम जो जानते हैं कि एटम होता क्या है, जो हमारा मैटर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो होता है, हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो बोलते हैं मैटर। मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट of a matter which cannot be further broken। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, एटम मतलब हिंदी में उसे अणु बोलते हैं, है ना। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेकेड आइज। एटम कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एटम होता है वो होता क्या है बेसिकली? ठीक है, एटम, एटम जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो एटम जो होता है वो एग्जिबिट करता है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लूं कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का जो एक सिंगल एटम है वो इसके सारी जितनी भी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको एग्जिबिट करेगा। वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैरी करता है अपने पास में। ठीक है, और जितना भी हमारा मैटर है, मतलब इवन की अगर आप ये बोर्ड भी मान लो, ठीक है, तो इस बोर्ड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया गया है, ईच एंड एवरी मटेरियल, ठीक है, उसके अंदर जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट जो है वो एटम होती है। अब यहाँ पे बच्चों को अधिकतर जो होती है ना, वो कंफ्यूजन ये होती है कि यार हम भी तो क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टेट ऑफ, मतलब हम मैटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे अंदर जो है, बट वो तो सेल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो हमारे को ह्यूमन बीइंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेल। और सेल के अंदर जो बेसिक फंक्शन जो चलता है, ठीक है, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी जनरेशन होती है एटीपी की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन साइकिल आती है। ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पर भी एटम काम आ रहे हैं। ठीक है, एटम है, तो मतलब हम भी हमारी भी जो सबसे जो स्मॉल है, जो सबसे अगर यूनिट मान ले तो वो एटम है हमारे अंदर भी। ठीक है, तो इस चीज को मान लीजिए, इसके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो है हमारा कि एटम हमारा हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर को हम एटम बोलते हैं। अब यहां पर हमारे जो होते हैं कुछ लॉज आ जाते हैं। जो सबसे पहला जो लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बेसिकली ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है,
और ये दिया किसने था? ये दिया था एंटोनी ठीक है, एंटोनी एंटोनी ने दिया था। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो दिया था एंटोनी लेवोजियर ने इन 1789 में। ठीक है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट भी बोला जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये था, जैसे एनर्जी कैन नीदर बी सॉरी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एटम्स ना तो कोई नया एटम जनरेट होगा, ना तो कोई एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, बट बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीशफल करते हैं एज पर दी केमिकल रिएक्शन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जो उस रिएक्शन के अंदर जरूरत होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेसिकली हम लोगों को एक चीज और जान लेनी है, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन जो होता है, ठीक है, रिएक्शन के हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, और दूसरा होता है प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस में O2 जो होते हैं, ये बनाते हैं H2O। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा कहलाता है रिएक्टेंट, और ये वाला जो पोर्शन है मेरा ये कहलाता है प्रोडक्ट। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अगर एग्जाम्पल माने, अगर मेरे हाइड्रोजन के यहाँ पे, ठीक है, 1:1:8 के फॉर्म में अगर मेरे एग्जाम्पल मान ले कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या कहते हैं एक एटम है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है, तो प्रोडक्ट में, ठीक है, जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ये बस खाली, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई तीसरा एटम जनरेट नहीं होगा। तो ये जो दो एटम है आपस में कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उसके अंदर भी अरेंजमेंट ऑफ टू एटम्स ही रहेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ द प्रोडक्ट। मैग्नीशियम हमने लिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन जो लिया है वो 8 ग्राम, टोटल मास जो है इसका वो 20 ग्राम है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंट में आ रहा था, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट में मास ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी हमारा 20 ग्राम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो 20 से 21 हो जाएगा या 20 से 19 हो जाएगा, क्योंकि जो रीशफलिंग हो रही है वो बस खाली एटम्स की हो रही है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले जो लॉ है उसकी तरफ पे चलते हैं, जो कि हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमारा अगला लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या बोलता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इसको जानते हैं कि बेसिकली लॉ ऑफ, ये लॉ बोलता क्या है। फर्स्ट लॉ सेज कि अगर जो भी मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, जितने भी मास हम लोग यूज कर रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा H2 है और O2 है, इन दोनों का मास है 10 ग्राम, जो मेरा रिएक्टेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी 10 ग्राम का ही होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी 10 ग्राम का ही होगा। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है, ठीक है, और जो मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ग्राम है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता
प्रोडक्ट की साइड पे कभी भी कि जो मेरा ऑक्सीजन है वो 2 ग्राम का हो जाए और जो मेरा हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम का हो जाए। जितने प्रोपोर्शन में ये रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतने ही प्रोपोर्शन में ये प्रोडक्ट साइड पे भी प्रेजेंट होंगे। ये जो है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, एटम मैंने आप लोगों को बता दिया है, द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, atom is the smallest particle of an element that take part in a chemical reaction still retain the chemical properties of the element। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ जो एलिमेंट होता है वो एटम होता है और जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका एटम को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन O, कार्बन C, नाइट्रोजन N। दीज एटम्स कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक है, अब जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक H2O, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ स्पेसिफिक रेशियो दो फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, वाटर को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करवाते हैं तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है हमारा वाटर। बस एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, एटम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एटम की जो होती है वो सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज और द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता सॉरी जो हमारा एटम होता है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल्स होती है, सेल्स इतनी छोटी होती है कि हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। फर्दर अगर हम आगे चले तो जो हमारे एटम्स होते हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, तो हम उसको नहीं देख सकते। तो बेसिकली अगर हमें किसी एटम या इलेक्ट्रॉन को अगर हमें देखना है तो एक बहुत अलग सी माइक्रोस्कोप आती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हमें उसके हेल्प से इसको देखना पड़ता है। ठीक है, जो साइज होता है उसका होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एटम अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है। इनका एटॉमिक मास, ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स विद यूनिक प्रॉपर्टी। सर किसी का अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो एग्जिबिट कर रही है। ठीक है, अब एटम्स आर रेयरली एग्जिस्ट अलोन। जो एटम होते हैं वो कई बारी जो अलोन, अब यहां पर दो चीजें हैं कि एटम जो है नेचर के अंदर सिंगल फॉर्म में बहुत रेयरली और बहुत मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा H2 है, ठीक है, अब जो मेरा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन है, दे बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नाउ आ जाता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट, ठीक है, यूनिट होते हैं जो ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इंडिविजुअली इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज साइज, आप लोगों को समझ में आ गया, ये आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। साइज ऑफ एन एटम, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, एवरेज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो होता है वो 10⁻⁻10 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जो एटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।